बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत से हैं आप लोग स्टूडेंट्स। तो हम आज जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर रह गया था हार्डवेयर को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, मैं उसके आंसर्स करता हूँ पहले, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चंस में सबसे पहले ये क्वेश्चन अभी कहा गया था, हाँ ये रबो हफ्ता 4f ऑर्बिटल हाउ मेनी नोड्स। अब देखें, पहली बात तो ये कि ना ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड किससे, बीएससी से और ना बाकी ए लेवल वगैरह से। लेकिन अब आपने क्वेश्चन कर लिया है तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ। पहले ये बता दें कि मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, मेरी वॉइस क्लियर है? चलें ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक समझ में आ गया मेरे। अब देखें, हाँ बड़े सही, अब पेन वगैरह हाथ में रखें ताकि आप लिख भी लें। देखिए 4f ऑर्बिटल के अंदर अगर हमें नोड्स निकालने होते हैं ना, तो सिंपल यहाँ पे ट्रिक होती है, फॉर्मूला होता है। ये नोड निकलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जर्नली होता ये कि अगर हमारे पास एन एफ ऑर्बिटल है ना, तो उसका नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-4, ठीक है। तो इसके निकलते हैं रेडियल नोड्स। असल में एफ होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो इसके निकलते हैं रेडियल नोड्स। अगर हम निकालें 4f ऑर्बिटल के नोड्स तो निकलेंगे n-4 करके 4-4 0। 4f के जो हमारे पास नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स, वो कितने होते हैं? 0, ठीक है। तो वजह से फॉर्मूला लिख लें हम कि नंबर ऑफ नोड्स या रेडियल नोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला n-4, n-4, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। कि radial nodes can be calculated by principal quantum number in journal. If you have nf orbital, then the radial nodes will be n-4. इसी तरह 4f ऑर्बिटल के नोड्स जो होंगे वो कितने होंगे? 4-4 0। 5 ऑर्बिटल के कितने होंगे? n-4, मतलब 5-4 कितने होंगे? 1 नोड्स होंगे। इसी तरह 6x ऑर्बिटल 6f ऑर्बिटल के नोड्स कितने होंगे भाई? जल्दी से इसका आंसर करें जरा। 6f ऑर्बिटल के कितने नोड्स होंगे? सही है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास ना एक ट्रिक होती है कि आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, आइसोमर्स निकालने की टेक्निक होती है, आइसोमर्स में निकालने की टेक्निक होती है। वैसे तो हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है। शुरू के जो 2 या 3 अल्केन होते हैं, ठीक है, इनके जो आइसोमर्स होते हैं वो तो हम स्ट्रक्चर बना के निकालते हैं। लेकिन बाकी के ना जो आइसोमर्स होते हैं, हमारे पास एक ट्रिक होती है, फॉर्मूला टाइप का होता है, ठीक है। उसके जरिए हम आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, किसी तरीके से ही शामिल नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर सवाल कर लिए तो उसका हमने आंसर कर दिया, तो याद रखिएगा ये नोट्स निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, फिलहाल और कोई भी सवाल थे यहाँ पर? चैप्टर नंबर 3 अभी 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड, चलें ये रिपीट कर देते हैं। रबा आफ्ताब, अच्छा रबा आफ्ताब, ये आंसर की अभी ना मसला ये है कि दोबारा चेक करनी पड़ेगी क्या है। फिलहाल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना, फॉर्मूले के लिहाज से तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। फॉर्मूला बता दिया, आपको हो सकता है कि बड़ी बड़ी बुक्स होते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये मैंने बता दिया आपको n-4 तो देखिए। चले अभी जो हाइड्राइड के बारे में पूछ रहे हैं ना, वो हम देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम हार्डियन की स्टडी कर ली, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कर ली, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी हम लोग कर चुके थे। n-4 फिजायामीन फॉर्मूला लिखा है मैंने चैट के अंदर, n-4। आइसोलेशन वगैरह भी कर लिया हमने हाइड्राइड। अच्छा, हाइड्राइड के अंदर हम लोगों ने जो देखा है, तो आयनिक हाइड्राइड भी देख लिया। आयनिक हाइड्राइड में किसी को कोई मसला नहीं है, कोवलेंट में कोई मसला नहीं है, कॉम्प्लेक्स में कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेटालिक के बारे में किसी ने मुझसे पूछा, ठीक है, मेटालिक के बारे में किसी ने मुझसे पूछा कि मेटालिक वगैरह दोबारा रिपीट कर दें, जरा देख लें जरा चैट में। जो मेटालिक हाइड्राइड होते हैं ये कहलाते हैं स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड, नहीं नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड। अच्छा, स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड कौन से होते हैं भाई? स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड तो हम
उन तमाम हाइड्राइड को कहेंगे जिनका होल नंबर फॉर्मूला कैरी करते हो। असल में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड, वो तमाम हाइड्राइड जो के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे स्टेचोमेट्रिक हैं। इसमें कौन कौन सा आएगा, आयनिक भी स्टेचोमेट्रिक है, कोवलेंट भी स्टेचोमेट्रिक है, ठीक है, पॉलीमेरिक भी स्टेचोमेट्रिक है। ऐसे हाइड्राइड जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे ना करते हो, इट मींस दैट वो फॉल्स हाइड्राइड कहलाते हो, उनमें कोई केमिकल बॉन्ड ना हो, तो ये कहलाते हैं नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड में कोई मसला किसी को, नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड में कोई मसला किसी को, कोई मसला नहीं है। देखिए बॉर्डर लाइन का कोई दूसरा नाम खास नहीं है। अब देखो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड सिंपल हाइड्राइड ही है। इनको बॉर्डर लाइन कहने की वजह सिंपल ये होती है कि ये जिन एलिमेंट के साथ मिलते हैं वो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में होते हैं। डी ब्लॉक के हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं, मेटालिक हाइड्राइड, और जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कोलन हाइड्राइड। तो देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड कोलन हाइड्राइड्स। सिंपल कहेंगे इसको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड का कोई दूसरा नाम है नहीं इसका, ठीक है, ये नॉर्मल हाइड्राइड्स ही हैं। अच्छा अब हम चलते हैं आइसोटोप्स की तरफ, आइसोटोप की तरफ चलते हैं जल्दी से जरा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आइसो मींस सेम टोप्स प्लेसेस, एक ही जगह पर सेम जगह पर पाए जाने वाली चीजें। आइसोटोप का मतलब सिंपल लफ्जी मतलब ये होता है। तो आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले डिस्कवर किसने किए, जे थॉमसन ने 19th सेंचुरी में, 1912 1930 में, जब ये वर्किंग कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ नियॉन गैस के ऊपर। तो बहुत ही आसान सा इसका आपके पास डेफिनेशन है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स विद एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस में डिफरेंस हो। अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो वो तमाम एलिमेंट्स विद एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम हो, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा तो मास चेंज। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो इसका मतलब मास नंबर चेंज हो। तो ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, एक दूसरे के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप को स्पेशल नेम नहीं दिए जाते। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह जरा बताइएगा। वाहिद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स के भी आइसोटोप्स हैं उनको स्पेशल नेम नहीं दिए जाते। इसकी क्या वजह है भाई, शाबाश जल्दी से जरा इनबॉक्स करिएगा। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। हाइड्रोजन इज मिसफिट इन पीरियोडिक टेबल, देखते हैं अभी जरा क्या है। नहीं ये आंसर नहीं है। बाकी जल्दी से आंसर करें, 3-4 लोग तो आंसर करें जल्दी से, एक ने आंसर किया है। जबरदस्त, रबाब फातिमा का तो जबरदस्त आंसर है, ये वो किसी बुक में नजर ही नहीं आ रहा। जी नहीं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं 16 17 18, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो 3 तो बहुत सारे हैं, ये मतलब ऐसा आंसर जिसको अपने आप से ही पूछेंगे तो गलत लगेगा। नहीं और बाकी आंसर दें भाई। वाहिद हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनको एक खास नाम दिए जाते हैं, वाइल आइसोटोप्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हैव सेम नेम। देखें आइसोटोप तो जब ही कहेंगे ना
कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे जब भी कहेंगे हम आइसोटोप्स। साफ काम तो आप भी तो गूगल ही करते हैं, वरना आपका जहन कहाँ चलता है। चले खैर, रबा आफ्ताब, अच्छा आंसर, प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर। बिल्कुल, ये जो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, जब भी इनको स्पेशल नेम दिए जाते हैं। जबकि अगर बाकी एलिमेंट के आइसोटोप्स देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिर्फ मासेस में डिफरेंट होता है। डिफरेंस किसमें? मासेस में। तो बिल्कुल सही आंसर भाई, प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर। जबरदस्त। तो देयर आर, चलें ठीक है, तो फिर मैट की बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। चलें भाई, अब आगे चलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को क्या होते हैं भाई? ऐसे तमाम हाइड्रोजन के ऐसे आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर 1 हो, एटॉमिक मास क्या हो? 1, दोनों सेम। इनको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और कुदरती तौर पे पाए जाने वाली हाइड्रोजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? 99.98% प्रोटियम पाया जाता है, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन 99.98% प्रोटियम। और बाकी तमाम फोर्थ फिफ्थ पॉइंट बहुत ही आसान से हैं, तो इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। प्रोटियम में कोई सवाल किसी का? प्रोटियम में देखिए, आपको सिर्फ प्रोटॉन याद होने चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉन सेम चल रहा है, न्यूट्रॉन कितने? 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस से गेन भी हो सकता है। तो यहां पर 99.98% प्रोटियम। सेकेंड, अच्छा, जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है, प्रोटियम का ऑक्साइड, वो कहलाएगा नॉर्मल वाटर। ड्यूटियम का ऑक्साइड जो होगा उसको कहेंगे हम लोग हैवी वाटर। इसका मास कितना होता है? इसका मास जो होगा हमारे पास 2 होता है। वजह क्या होती है? इसमें 1 न्यूट्रॉन आ जाता है, और इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसकी परसेंटेज याद होनी चाहिए। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन 0.0156% हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटियम। H12, H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटियम। लास्ट, ट्राइटियम, ऐसा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो, ठीक है। इसका मास नंबर 3 हो गया। कुदरती तौर पर पाई जाने वाली हाइड्रोजन में 4 एक्सपोनेंट -15% ड्यूट्रियम पाया जाता है, ठीक है। इसको हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं। और इसकी हाफ लाइफ होती है तकरीबन 12.5 ईयर्स। तो ये तो तमाम चीजें लिखी हुई हैं। अब कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं लिखा हुआ। इट इज 10 टाइम्स हैवियर देन न्यूक्लियर बॉम्ब। हैवियर का मतलब होता है तबाही मचाना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इसकी तबाह करने की जो एबिलिटी होती है वो 10 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक। तो आइसोटोप तक कोई सवाल भाई? आइसोटोप में जस्ट नाम याद होने चाहिए थे और परसेंटेजेस। आइसोटोप तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन? अरे, जो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, उन्हीं को तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबल एलिमेंट थोड़ी बनाएंगे बॉम्ब, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब आपने शायद पढ़ा हो मैट्रिक क्लास के अंदर, क्योंकि आपको परसेंटेज ज्यादा है तो आपने फिर ज्यादा पढ़ा होगा इसके अंदर। मैट्रिक में रिएक्शन था ट्राइटियम का, ड्यूटियम की स्लाइड। चले खैर, कोई बात नहीं।
देखिए 3 परसेंटेजेस हैं, 99.98%। और आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड जो भी पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर, तो आप लोग पढ़ के आइएगा, या फिर आपको जो बुक दी गई है उसके अंदर हैंडआउट्स मौजूद है, ठीक है, वो खोल लीजिएगा। एज इट इज जो मैं स्लाइड्स में पढ़ा रहा हूँ वो चीज मैंने ऐड की हुई है हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम की परसेंटेज है 0.0156%, और ट्रेटियम की परसेंटेज है 4 एक्सपोनेंट -15%। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है तो अल्लाह ताला ने इसका परसेंटेज हार्डवेयर में बहुत कम रखी है। कितनी है? 4 एक्सपोनेंट -15। चले अब ना कुछ चीजें आएंगी यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड नेशन हाइड्रोजन। डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड नेशन हाइड्रोजन। तो जल्दी से जरा ये एक बार रिव्यू करें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रिपरेशन, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है वो सिंगल एटम पे कंसिस्ट करती है, और इसका सिंबल रॉन्ग लिखा हुआ है, सिर्फ एच है। सिर्फ सिंबल क्या है इसका? एच। ये थर्मल डिकम्पोजिशन से ही बनती है, और बाय यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। इस साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए गए। थर्मल डिकम्पोजिशन साइंटिस्ट का नाम था वुड, और बाय यूजिंग डिस्चार्ज साइंटिस्ट का नाम क्या था? लैंगम्यूर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर। पॉइंट नंबर 3, एटॉमिक हाइड्रोजन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और बाकी तमाम चीजें बहुत ही आसान सी हैं। जल्दी से इसको 1 मिनट में रिव्यू करें, और इसमें अगर कोई सवाल है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉलिक्यूलर और नेसेंट, तो जरा पूछ लीजिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट बताते हैं आपको, और जल्दी से देखिए कोई सवाल किसी का। अच्छा भाई, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट सिंपल ये है कि atomic hydrogen cannot regarded as nascent hydrogen. Nascent hydrogen can be regarded as atomic hydrogen. nascent hydrogen को हम atomic hydrogen तो कह सकते हैं, लेकिन atomic hydrogen को हम nascent hydrogen नहीं कह सकते। देखें, जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी nascent। nascent का मतलब at the time of its birth, during chemical reaction, at any instant, ठीक है। मैं जरा फोन नीचे रख दूं। जी, नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे पहली जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक। और आफ्टर 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो नेसेंट के जितने भी रिएक्शन होते हैं वो किसके रिएक्शन होते हैं? असल में एटॉमिक के, ठीक है। तो जैसी केमिकल रिएक्शन होगा हम कहते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जैसी केमिकल रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई नेसेंट, और आफ्टर 1/10 सेकेंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। तो नेसेंट जो है हमारे पास एटॉमिक से पहले वाली फॉर्म है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेंट नहीं कह सकते, लेकिन नेसेंट के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एटॉमिक वाले ही होते हैं, ठीक है। तो nascent hydrogen can be regarded as atomic। nascent को हम एटॉमिक कह सकते हैं, लेकिन एटॉमिक को हम nascent नहीं कह सकते। तो यहां तक किसी का कोई सवाल? भाई जल्दी से कर लें आप लोग, 10 सेकेंड है आप लोग के पास, नहीं तो इसके बाद एज इट इज वही तमाम चीजें जो भी हमने देखी। इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शन से ये दिखाएंगे जो आप लोग पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन,
जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं नेशन के साथ तो अपने अपने कंपाउंड बनाएंगे, PH3, H2S, वाटर, HCl। और जो हाइड्रोजन होती है वो क्या होती है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एबिलिटी है कि किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ या मेटेलिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या तो कम कर देगी, ठीक है, या तो उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी। इसका मतलब इसने अपनी ऑक्सीडेशन की और इसने एक्ट किया एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट when it is reacts with certain metallic oxide or metallic chloride। अगर ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो बिहेव करती है एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर यहां तक? अगर यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को तो हम फिर अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं तकरीबन 5 मिनट का गैप दूंगा ताकि आप लोग जल्दी से एस ब्लॉक के जो तमाम साइंटिस्ट हैं वो एक बार पढ़ लें, क्योंकि अभी इधर थोड़ा सा टेस्ट टाइप का है साइंटिस्ट के बारे में। जिस तरह हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया था, तमाम साइंटिस्ट वगैरह का नेम, इसी तरीके से किसके लिए है, चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? चलिए भाई, हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि ये स्टार्ट करते हैं अपना एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नेम। तो 3 मिनट का गैप है आप लोग के पास, जल्दी से नेम्स पढ़ लें कि एस ब्लॉक के कौन कौन से साइंटिस्ट थे और किसने क्या चीज प्रिपेयर की है, क्या चीज डिस्कवर की है, क्या चीज बनाई। बस 3 मिनट का गैप है और ये तमाम क्वेश्चन सही करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, फिर हम इसको स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट नेम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जल्दी जल्दी आप लोग इनबॉक्स में आंसर कीजिएगा। नंबर 1, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सेल नेम और साइंटिस्ट नेम। ऑब्वियसली डाउन सेल, ठीक है, इन डाउन प्रोसेस और डाउन सेल। नेक्स्ट, industrial preparation of sodium carbonate by dash process, industrial preparation of sodium carbonate by dash process। अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, यकीनन अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, सही, ठीक है। नेक्स्ट, what percent by mass of brine used in industrial production of sodium carbonate, किस परसेंटेज बाय मास का ब्राइन सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए? देखते हैं भाई, 28% बाय मास, सही आंसर जवाब, ठीक है, गुड है भाई। तो ये आप लोगों ने यकीनन सामने बुकें रखी हुई होंगी और आपने
सही आंसर दिया 28% बाय मास। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा मतलब NaOH बाय डैश प्रोसेस। कास्टनर कैलिनर, यकीनन कास्टनर कैलिनर्स प्रोसेस, ठीक है, कास्टनर कैलिनर सेल, सही जवाब। नेक्स्ट, what percentage by mass of brine used in industrial production of NaOH? NaOH के अंदर कितना % बाय मास ब्राइन इस्तेमाल किया गया था? जल्दी जल्दी बुक्स में देखें। बस एक ही स्टूडेंट ने देखा है, 2 स्टूडेंट ने देख लिया, चलिए अच्छी बात है। 25% बाय मास, ठीक है। तो ये आपने बहुत तेजी के साथ एज ब्लॉक का दोबारा पेजेस खोले, बुक खोली और इसमें देख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय डैश प्रोसेस, industrial preparation of bleaching powder by dash process, Aftab, सैयदा उमैमा, मानुषा, हैसन क्लेवर प्रोसेस, बिल्कुल सही है, हैसन क्लेवर प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सजेस्टेड बाय डैश साइंटिस्ट, formula of bleaching powder suggested by dash scientist, देखें अगर कोई डॉक्टर होता तो उससे पहले हम डॉक्टर लगाते हैं, अगर कोई मेजर कर्नल होता तो उससे पहले हम मेजर कर्नल लगाते हैं, उसको पूरी इज्जत देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हम इज्जत देते हैं प्रोफेसर ऑर्डलिंग, मियां ने बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया, प्रोफेसर ऑर्डलिंग, ठीक है, सही है भाई। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, देखिए इसी तरीके से है, इसमें से कोई नाम आ जाएगा, परसेंटेज पूछ ली जाएगी, तो समझे आप लोगों ने एस ब्लॉक के अंदर एक मल्टीपल चॉइस कर, ठीक है, मतलब एस ब्लॉक से अगर 2-3 मल्टीपल चॉइस बनेंगे तो एक मल्टीपल चॉइस पक्का यहाँ से, तो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने ये कर लिया। अब हम चैप्टर नंबर 3 जरा स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। चलिए भाई स्क्रीन शेयर कर दी मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट की, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्लाइड शेयर कर दी है, नजर आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए एस ब्लॉक के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, रिपीट कर देता हूँ इसमें। नंबर 1, सबसे पहली बात, कौन सा साइंटिस्ट है, क्या प्रोड्यूस किया है। सेकंड, प्रिंसिपल क्या था, कोई अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है या इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है तो वो क्या था, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या है, और इसमें जो परसेंटेजेस इस्तेमाल की गई हैं वो परसेंटेजेस, ठीक है। तो हमें कोई बहुत ज्यादा लेंथी यहाँ पर तो थ्योरी की तरह लिखना नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 आंसर होंगे और कोई एक होगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 3 में एस ब्लॉक एलिमेंट जरा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं, एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज हैं, आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये सारी की सारी वही हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है, तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी वगैरह होगी तो वो हम रिपीट कर लेंगे, ठीक है। उसकी बकायदा एक प्रॉपर्ली वीडियो बना दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, चार्ज डेंसिटी, हाइड्रेशन,
और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलावा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, ठीक है, इनकी। तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है इन पर, अदरवाइज आप लोगों को मालूम होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक रेडियस में इनवर्स, न्यूक्लियर चार्ज और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करें फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन प्रोसेस, यहां पर हमारे पास मेटल की एक्सट्रैक्शन की गई है, दैट इज सोडियम मेटल। प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जो सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है बाय यूजिंग डाउन प्रोसेस is about 99.99% प्योर सोडियम मेटल, ठीक है। ब्राइन is a saturated solution of NaCl and water. The melting point of NaCl is very high, about 801 degrees Celsius. To reduce melting point from 801 degrees Celsius to 600 degrees Celsius, we add some quantity of melting point depressor, that is calcium chloride. कैल्शियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया गया है मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर। अगर कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल ना करें तो एट 801 डिग्री सेल्सियस एक मेटालिक फॉग की फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन सेपरेटेड सोडियम मेटल और अनडिसोसिएटेड NaCl, जिसको सेपरेट करना तकरीबन नामुमकिनात में से। अब ये जरा पहली स्लाइड रिव्यू कीजिएगा, इसमें कोई मसला है तो जरा पूछिए मुझसे जल्दी, शाबाश भाई। फर्स्ट स्लाइड के अंदर अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, देखें आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए, इसमें जो चीज हासिल हो रही है उसकी परसेंटेज कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर क्या इस्तेमाल किया गया, और अगर मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता। तो जरा इसमें देखें, आपके पास 30 सेकंड है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट में जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में सिंपल क्या है, डाउन सेल। अब डाउन सेल बनाने के लिए तो आएगा नहीं आपके पास, इसमें ही पता होना चाहिए हमारे पास डाउन सेल के अंदर दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक माइनर प्रोडक्ट दैट इज क्लोरीन और एक सोडियम मेटल, ठीक है। अच्छा, बेसिक पर्पस क्या था वायर गॉस का, यहाँ पे वायर गॉस सस्पेंड करवाए गए। द बेसिक पर्पस ऑफ वायर गॉस इज टू सेपरेट कैथोडिक एंड एनोडिक रीजन, ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इनबॉक्स कर दे। तो अगर हम जिस बात कर रहे हैं सोडियम मेटल की, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन जरा पहले देखते हैं। आयनाइजेशन होगी, NaCl डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम डिस्चार्ज एट कैथोड और क्लोराइड डिस्चार्ज एट एनोड। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस हासिल होगी जो आयरन हुड के जरिए कलेक्ट कर ली जाएगी। जिस तरीके से कैथोड पर सोडियम मेटल हासिल होगा, इसी तरीके से कैथोड पर कैल्शियम भी हासिल होगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ सोडियम इज लेस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ कैल्शियम। तो सोडियम फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा कैल्शियम के, और सोडियम को बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, सोडियम को बाय यूजिंग वैक्यूम पंप किसमें स्टोर कर लेंगे, स्टोरेज टैंक के अंदर कंटेनिंग कैरोसिन ऑयल। तो मिट्टी का तेल होता है कैरोसिन ऑयल, जिसके अंदर सोडियम मेटल को स्टोर कर लेगा, ठीक। तो आसान से केमिकल रिएक्शन है, बहुत आसान सी इंडस्ट्री है। अब इसमें एक सवाल है कि भाई अगर हम मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर इस्तेमाल नहीं करें तो क्या होगा,
तो सिंपल ये होगा कि जो सेपरेटेड सोडियम मेटल है और अनडिसोसिएटेड NaCl है, इनके दरमियान मेटालिक फॉग बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। इसमें से सोडियम को सेपरेट करना नामुमकिनात में से, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल में किसी का और कोई क्वेश्चन? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल में किसी का कोई सवाल है तो बता दें ताकि इसका आंसर कर दिया जाए। कैरोसिन ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई आंसर करेगा भाई जल्दी से? 10 सेकंड है आप लोग के पास। कैरोसिन ऑयल में यूज क्यों करते हैं, कैरोसिन ऑयल क्यों यूज कर रहे हैं, वाटर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जल्दी से जरा बताइएगा। फॉर द स्टोरेज ऑफ सोडियम मेटल व्हाई वी डिडंट यूज वाटर, और हम यूज इस्तेमाल क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल। शाबाश, साफ खान का आंसर है कैरोसिन की जगह दूसरा कैटलिस्ट कर सकते हैं। पहली बात बेटा, ये कैरोसिन नहीं, कैरोसिन ऑयल की कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये स्टोरेज टैंक के अंदर ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्टोर कर सके हम सोडियम मेटल, ठीक है। हाँ यकीनन हमने इरशाद का बिल्कुल सही आंसर, इस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि अगर सोडियम को डाल दे रहा है पानी में तो पानी में आग लग जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोडियम को किसी भी हम सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैरोसिन ऑयल क्यों, कैरोसिन ऑयल बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सस्ता होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये इजीली इसमें ना वॉलेटिलिटी की एबिलिटी बाकी तमाम से कम होती है और सोडियम इजीली इसके अंदर स्टोर हो जाता है। और कोई सवाल किसी का भाई? तो सोडियम मेटल वाटर में मिसिबल होगा, वाटर के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसी वजह से स्टोरेज टैंक के अंदर कैरोसिन ऑयल रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल होता है और कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, इसी वजह से हम कैरोसिन ऑयल, ठीक है। Next, we are going to move towards next process, industrial preparation of soda ash, that is sodium carbonate by ammonia solvate process. There are three raw materials, NaCl, naturally abundant, बकसरत पाया जाता है। Second, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, ये भी बहुत पाया जाता है for the production of carbon dioxide, and ammonia, ये जरा कॉस्टली रिएक्टेंट है, कॉस्टली रॉ मटेरियल है, इसको एक बार परचेज करते हैं और उसके बाद बार बार क्या करते हैं, रिसाइकिल। इसका बेसिक प्रिंसिपल याद होना चाहिए, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इज इनसॉल्युबल एट लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर आप लोगों को याद होना चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस। Baking soda is insoluble at low temperature about 14 degrees Celsius. तो NaSCO3 insoluble होता है 14 डिग्री सेल्सियस पर, याद होना चाहिए आप लोगों। इस स्लाइड में किसी को कोई सवाल भाई? इसमें जस्ट था बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल हर किसी स्टूडेंट को याद होगा और याद होना चाहिए। कोई सवाल नहीं है इसमें, अब आगे मूव करें।
चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर तमाम चीजें सिंगल स्टेप में दिखा दी गई। ठीक है, पोजीशन क्या है कि व्हेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट से हासिल होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन। अमोनियम कार्बोनेट प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन कैल्सिनेशन प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश। सबसे पहले क्या होता है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी के ये जो तीन रिएक्शन हैं ये किस में होंगे, ये होंगे सॉल्वेट टावर के अंदर। ठीक है, सॉल्वेट टावर में एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और NaCl, इन चारों को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं। NaCl रिएक्ट नहीं करता। फर्स्टली ये तीनों रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट दोबारा अमोनिया को रिप्लेस करता है और ये बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। और जो सेकंड रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्ट कर आता है NaCl के साथ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, NH4Cl फॉर्मेशन होगी और NaSCO3 के साथ मिलेगा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा H होता है वो क्या होता है नेगेटिव। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज द डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर नेगेटिव, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। तो जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर लो करेंगे, जैसे ही यहाँ टेम्परेचर लो करेंगे 14 डिग्री सेल्सियस, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक सॉल्वेट टावर तक, मतलब शुरू के 4 रिएक्शन में कोई सवाल किसी का, इक्वेशन यकीनन कोई एक बैलेंस करने के लिए आ जाती है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या आएगी, इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए है। इक्वेशन बैलेंसिंग तो 9 में आती है, यहाँ पर इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आएगी और कोई एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो कोई एक इक्वेशन आ जाएगी इसके अंदर तो हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके जाते हैं कैल्सिनेशन के लिए, और ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट रिएक्शन है इसमें होता है कैल्सीफायर। क्या होता है इसमें, इसमें जो हमारे पास कंटेनर का नाम है, कंटेनर का नाम है कैल्सीफायर। कैल्सीफायर में सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडा ऐश, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट है बेकिंग सोडा, सेकंड प्रोडक्ट है सोडा ऐश Na2CO3, और थर्ड प्रोडक्ट अगर हमें सोडा ऐश को कन्वर्ट करना है वॉशिंग सोडा के अंदर तो वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा देंगे। वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा। यहां तक कोई सवाल किसी स्टूडेंट का, किसी भी किस्म का मसला, आवाज का कोई मसला, समझने का कोई मसला, क्या क्वेश्चंस आएंगे जल्दी से जरा इनबॉक्स करें। चले लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में अब हमें अमोनिया रिकवरी करनी है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड हासिल हुआ था वो वाटर के साथ बीट करता है और फॉर्मेशन करता है लाइम वाटर, चूने का पानी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts with calcium hydroxide reacts with ammonium chloride to form
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया का अमोनिया, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे से प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर अमोनिया की रिकवरी कर दी, तो इसमें कार्बोनेशन टावर इस्तेमाल किया गया, सॉल्वे टावर, सेकेंड, थर्ड कैल्सीफायर और अमोनिया रिकवरी टावर। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कार्सनर कैलिनर सेल। ये भी इंतहाई आसान सा टॉपिक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसका? प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। सेकेंड, और आप लोगों ने इसका आंसर दिया था यकीनन कि NaCl की जो परसेंटेज ब्राइन सॉल्यूशन की जो परसेंटेज इस्तेमाल की गई है वो कितनी है? 25 मास पर मास। 25 मास पर मास का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 25 क्या है? रिमेनिंग वाटर। 25% mass per mass person means 25 grams of NaCl dissolved in 75 grams of water to produce 25 mass per mass person NaCl solution। ठीक है, इसमें मूविंग मरकरी को इस्तेमाल किया गया है एज कैथोड। फॉर्मेशन होती है इसमें सोडियम एमेल्गम की। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH। 2 माइनर प्रोडक्ट, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और एक मेजर प्रोडक्ट दैट इज NaOH। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए वो तो आपको यकीनन 100% याद होना चाहिए। हाईलाइट का मतलब सिंपल ये है, ये मल्टीपल चॉइस पूछ लिया गया है टेस्ट। तो कार्सनर कैलिनर सेल कंसिस्ट ऑफ अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। Upper portion is known as electrolytic cell, while lower portion is known as soda cell or denoder। अपर पोर्शन में जो एनोड इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए ज्यादातर एनोड ग्रेफाइट के इस्तेमाल किए जाते हैं। वाहिद कार्सनर कैलिनर सेल है जहां पे टाइटेनियम के एनोड इस्तेमाल किए गए। ये याद रखिएगा आप लोग, वाहिद कार्सनर कैलिनर सेल है जिसके अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स को इस्तेमाल किया गया है जो एक्ट करती हैं एज एनोड। ठीक है, इस स्लाइड में आप लोगों को कोई सवाल भाई? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है? देखिए सारी इक्वेशन तो याद नहीं करनी, और हम इतने अच्छे हैं भी नहीं कि सारे क्वेश्चन याद कर लिए। जस्ट होगा ये कि हमारे पास रिएक्टेंट तो मौजूद होगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट भी लिखा हुआ होगा और 4 प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखी हुई होगी। अब हमारे पास इस तरह थोड़ी है कि भाई हम ना जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो जो हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं वो लिखा हुआ ना हो। प्रोडक्ट तो हमारे पास ऑप्शन में मौजूद होगा ना, ABCD करके। तो ये जो बैलेंसिंग या फिर हमारे पास इस चीज के लिए इक्वेशन कंप्लीट करना है, बड़ा ही आसान। वजह क्या है, इसके अंदर हमारे पास 4 आंसर पहले से मौजूद होंगे, हमें तो जस्ट ये देखना है प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है सही। ठीक है, तो इक्वेशन सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि रिव्यू कर लेंगे इसको, कोई एक इक्वेशन आएगी इंशाल्लाह वो सही हो जाएगी। तो इस स्लाइड में कोई सवाल किसी का भाई? जल्दी से कोई क्वेश्चन है ठीक कर लें। देखिए 25 मास पर मास का मतलब ये होता है 25 ग्राम हमने लिया है सॉल्यूट और 100 माइनस 25 सॉल्वेंट। बहुत ही आसान सी बात है। 25 ग्राम हमें NaCl लिया है और 100 माइनस 25 कौन है? वाटर है, NaCl है, सॉरी वाटर है, और ये बन गया 25% सॉल्यूशन। अगर 30% बनाना होगा तो 30 ग्राम लेंगे NaCl और 100 माइनस 30 लेंगे वाटर।
आगे चलते हैं भाई अब हम नेक्स्ट। देखिए सिंपल ये कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है, जरा कलर में देख लेंगे आप। टाइटेनियम के एनोड इस्तेमाल किए गए, ठीक है। और जैसे ही NaCl डिकम्पोज होगा करेगा सोडियम आयन, सोडियम आयन डिस्चार्ज होंगे मरकरी के ऊपर। मरकरी क्योंकि लिक्विड स्टेट में है तो एक फॉर्मेशन होगी मेटेलिक एमेलगम की, मेटेलिक एमेलगम। अगर कैल्शियम होगा तो हम कहेंगे कैल्शियम एमेलगम, अगर सोडियम होगा तो हम कहेंगे सोडियम एमेलगम, ठीक है। तो सोडियम एमेलगम इन पाइप्स के जरिए आ जाएगा डिनोडर के अंदर, सोडा सेल के अंदर, और इस सोडा सेल के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करने पे बनाएगा हाइड्रोजन गैस और NaOH। और आखिर में जो मरकरी इस्तेमाल किया होगा यहाँ पर जो आ रहा है, ये मरकरी मरकरी पंप के जरिए वापस रिसेंड कर देंगे कहां पर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब यहाँ पे सवाल है एमेलगम मींस, देखें अगर मरकरी के साथ, अब याद रखिएगा, अगर किसी भी मेटल के साथ कोई दूसरा मेटल कंबाइन होता है तो उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। अगर किसी एक मेटल के साथ दूसरा मेटल कंबाइन होगा तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर अलॉय, शाबाश भाई, मानूर शाह ने सही जवाब दिया, अलॉय, अलॉय है। और अगर एक मेटल में, एक मेटल की जगह पे कौन हो, मरकरी, तो वो बनता है एमेलगम। वो क्या बनता है? एमेलगम बनता है। एमेलगम और एलॉय असल में दोनों चीजें होती हैं। अगर दो मेटल को मिलाया जाए, दो मेटल को मिक्स किया जाए, तो उनसे बनने वाली चीज क्या कहलाएगी हमारे पास? या तो वो एमेलगम होगी या तो वो एलॉय होगी। एमेलगम कब होगी? एमेलगम अगर उसमें मरकरी इस्तेमाल कर लिया गया तो वो एमेलगम होगी, ठीक है। इसको मरकरी को कहते हैं पारा, मरकरी इस्तेमाल किया गया तो वो अमलगम होगी। और मरकरी के अलावा दूसरा मेटल है तो वो क्या होगी भाई हमारे पास? एलॉय। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ये ब्लीचिंग पाउडर के अंदर बहुत ही आसान सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट एमोर्फस हमारे पास पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, सवाल है कि सर इसमें ब्राइन सॉल्यूशन क्यों यूज किया? बेटा अगर ब्राइन यूज नहीं करते तो आप बताइए क्या इस्तेमाल करते? पहली बात तो ये, हमें क्या चाहिए? सोडियम चाहिए, और जो सोडियम लीक करेगा OH के साथ फॉर्मेशन करेगा NaOH की। तो वाहिद हमारे पास समंदरी नमक होता है जो कि बहुत वाफर मिकदार में बकसरत अबंडेंटली पाया जाता है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें अगर बनाना होगा NaOH तो हम सोडियम इस्तेमाल करेंगे, और जो क्लोराइड के साथ। ग्रेफाइट ब्लॉक थोड़ी इस्तेमाल किया, टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया, ठीक है। टाइटेनियम इस्तेमाल क्यों किया गया ये पूछ सकते हैं आप लोग भाई। ग्रेफाइट ब्लॉक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ये अलग बात है। यहाँ पर हमने टाइटेनियम, ज्यादा ग्रेफाइट इस्तेमाल क्यों करते हैं? ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, लोअर बॉक्स में पूरा सवाल लिखा करे ना। ग्रेफाइट ब्लॉक इस वजह से इस्तेमाल किया गया है ताकि पाइप है और रिटेंशन टाइम मिले, रिटेंशन टाइम मिले, जो ऊपर से एमेलगम आ रहा है वो कुछ देर ठहरे ताकि पानी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर वो स्ट्रेट पाइप होता तो सीधा का सीधा निकल जाता, उसको रिटेंशन टाइम मिलता नहीं, 10% 15% रिएक्शन होता और हमें NaOH बहुत ही कम क्वांटिटी हासिल होती। रिटेंशन टाइम देने के लिए, एमेलगम को रोकने के लिए, ताकि उसका रिएक्शन पानी के साथ हो सके, ठीक है। तो लोअर बॉक्स के अंदर हम लोग ग्रेफाइट ब्लॉक इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि रिटेंशन टाइम दे सके आने वाले सोडियम। क्लियर? जी भाई, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? बस ये लास्ट पॉइंट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, 2 स्लाइडें रह गई हैं।
किसी का और सवाल है तो मुझे बता दीजिए। फिलहाल लास्ट पॉइंट है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको, फिर इसके बाद ना हम क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, मीटिंग का टाइम भी एंड होने पर है। तो बस जल्दी से इसको जरा डिस्कस कर ले, ये बात खत्म हो चुकी है यहाँ पर। हाँ बस टाइम हो गया ना, आखिरी देख लें क्योंकि हमने वैसे भी पढ़ लिया है ये ना। तो प्रोफेसर ऑर्डलिंग ने इसका फॉर्मूला सजेस्ट किया है CaOCl CaOCl2। The process by which bleaching powder is formed on industrial scale is known as Hessen-Claver process। और कैसे बनता है? अगर यहां पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट करवा दें, इसके साथ भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट करवा दें, तो कैल्शियम हाइपोक्लोरो क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ये बनेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो बहुत ही आसान सी बात है, OCl हाइपोक्लोराइड और Cl क्लोराइड। तो केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल रोटेटिंग शाफ्ट दिखाई गई है जिसमें क्लोरीन को, जिसमें ब्लीचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस क्यों होता है? ब्लीचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस, देखो ब्लीच का मतलब क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है कलर को काटना, रंग को काटना। ठीक है। तो ब्लीचिंग जो इफेक्ट होता है ये क्लोरीन की वजह से होता है, यकीनन क्लोरीन यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये हम लोग पी ब्लॉक में देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी है, ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी है क्लोरीन का। ठीक है। और ब्लीचिंग इफेक्ट भी। ठीक है भाई। तो अगर इसका कोई और सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज चैप्टर एंड हो गया है। क्लोरीन हमने जो पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर। तो शाबाश, आप लोग के पास 10 सेकंड है, उसका हम मीटिंग ऑफ करते हैं। देन अच्छा मुझे एक बात और बताएं कि सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के असाइनमेंट और हैंडआउट्स वगैरह कुछ इशू है आप लोगों को? नहीं, चले। अच्छा मतलब फर्स्ट ईयर के हो चुके ना चैप्टर 3 चैप्टर 4? फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 चैप्टर 4 होगा इशू। फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 चैप्टर 4 का नहीं हुआ? ये तो अब मुझे सर एहसान सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि भाई फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ये तो आप लोगों को मिल चुका है।